गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान मानव उत्सर्जन तंत्र पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 में नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पूरा पढ़ लिया था। नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु ये जो होते हैं ये उत्सर्जन की या वृक्क की जो मुख्य इकाई कहलाते हैं, जो कि रुधिर में से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में वृक्काणु पाए जाते हैं। इसकी संरचना के बारे में, इसके भागों के बारे में हमने पिछले पार्ट 2 में पढ़ लिया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि किस तरह से मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। स्तनधारियों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सबसे पहले अध्ययन कुशनी ने 1917 में हमारे सामने प्रस्तुत किया था। यानी कि किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, इसके बारे में सबसे पहले कुशनी ने हमको 1917 में हम बताया था। कुशनी के अनुसार मूत्र का जो निर्माण होता है वह 3 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला वाला चरण होता है परानिस्यंदन, दूसरा चरण होता है चयनात्मक पुनरावशोषण और तीसरा चरण होता है स्त्रवण। मूत्र निर्माण का जो प्रक्रम है वह इन तीनों ही चरणों में से होके गुजरता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है यह नेफ्रॉन के मेलपीगी वाले भाग में होती है। अगर आपको याद हो तो नेफ्रॉन का जो प्यालेनुमा गोलाकार भाग था जिसमें कि बॉमेन संपुट और ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ था, वही भाग मेलपीगी कोश कहलाता है। तो यह जो प्रक्रिया है परानिस्यंदन, यह प्रक्रिया मेलपीगी कोश में संपन्न होती है। मेलपीगी कोश में अभिवाही एवं अपवाही धमनिकाओं का जाल फैला रहता है। हमने चित्र भी देखा था और चित्र में भी आपको बताया गया था कि अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं का यहाँ पर जाल फैला रहता है। एक बार फिर से हम इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा मेलपीगी कोश वाला भाग और इस मेलपीगी कोश में ये जो प्यालेनुमा संरचना है यह तो बॉमेन संपुट है और यह ग्लोमेरुलस यहाँ पर स्थित होता है जहाँ पर कि केशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। अब जो परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। इस भाग में अभिवाही धमनिकाएं और अपवाही धमनिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है। ये जो दिख रही है मोटी वाली, ये तो है अभिवाही धमनिका और ये जो है ये है अपवाही धमनिका। अब अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है वह चौड़ा होता है और अपवाही धमनिका का जो व्यास होता है वह पतला होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका व्यास चौड़ा है, इसका व्यास पतला है। अतः जितना रुधिर अभिवाहिका धमनिका द्वारा केशिका गुच्छ में आता है उतना ही रुधिर बाहर नहीं निकल पाता। अभिवाही धमनिका रुधिर को लाने का कार्य करती है और अपवाही उसे पुनः बाहर ले जाने का कार्य करती है। क्योंकि इसका व्यास ज़्यादा है तो जितना रुधिर यहाँ बॉमेन संपुट में आता है उतना रुधिर बाहर नहीं निकल पाता। फलस्वरूप यहाँ पर रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने की वजह से अधिक दबाव के कारण लगभग 1/5 भाग जो होते हैं वह इस स्तर में छन जाते हैं और छनकर बॉमेन संपुट की गुहा में पहुँचते हैं। यही क्रिया जो होती है वह परानिस्यंदन कहलाती है तथा जो क्षनित होता है उसे ग्लोमेरुलस निस्यंदन कहते हैं। ये तो हो गई परानिस्यंदन की प्रक्रिया, यानी कि मूत्र निर्माण का सबसे पहला वाला चरण। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे चरण की। दूसरा जो प्रक्रम होता है वह होता है चयनात्मक पुनरावशोषण। जैसे कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, चयनात्मक यानी कि चयन करना और पुनरावशोषण यानी कि पुनः अवशोषित करना। अब जो ग्लोमेरुलस निस्यंदन होता है वह समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, प्रदूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में प्रवेश करता है और इस संपूर्ण भाग से गुजरते हुए इसके संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं और अंततः मूत्र का निर्माण होता है। अब इसके संगठन में कैसे परिवर्तन होते हैं, जैसे ही वह ग्लोमेरुलस निस्यंदन समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है तो इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में सुषमांकुर पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं। ये जो उभार होते हैं ये पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व यानी कि 70 से 80% तक जो भाग होते हैं उसमें से उपयोगी भाग
साथ के साथ जल का जो अवशोषण होता है वो इस भाग के द्वारा हो जाता है। समीपस्थ कुंदित नलिका क्षारीय तरलों के पीएच को बनाए रखने के लिए H+ आयन, अमोनिया, K+ आयनों का निस्यंदन में स्त्रवण कर लेती है और HCO3 NaCl का पुनरावशोषण करती रहती है। यानी कि ये सभी जो उपयोगी भाग होते हैं धीरे धीरे यहाँ से छनना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से यह निस्यंदन हेनले के लूप में पहुँचता है। तो हेनले के लूप में भी पुनरावशोषण की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। इसके हेनले के लूप में जो भुजा होती है वो 2 भागों में बटी होती है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। जब निस्यंदन अवरोही भुजा में पहुँचता है तो इस भुजा में यूरिया, सोडियम या जो अन्य आयनों के लिए तो यह भुजा कम पारगम्य होती है, लेकिन जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। जैसे जैसे यह निस्यंदन लूप की गहराई में जाता है ठीक वैसे वैसे ही उसमें से जल का त्याग होता जाता है और वहाँ से यह पहुँचता है हेनले के लूप की आरोही भुजा में। आरोही भुजा भी 2 भागों में बटी होती है, पतला खंड और मोटा खंड। आरोही भुजा की जो पतले खंड की दीवार होती है वह जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के लिए पूर्ण पारगम्य होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें NaCl की कमी होती जाती है। अब यहाँ से ग्लोमेरुलस निस्यंदन दूरस्थ कुंडित नलिका में पहुँचता है। इस नलिका में भी Na+, Cl आदि का पुनः अवशोषण जारी रहता है और यहाँ पर जल का लगभग 19% भाग अवशोषित हो जाता है और अंततः संग्राहक नलिका में प्रवेश करता है। इस भाग द्वारा भी उस निस्यंदन में से जल के अणुओं का पुनः अवशोषण किया जाता है, जिससे कि निस्यंदन अति परासरणीय हो जाता है और फिर तीसरा चरण जो होता है स्त्रवण वह प्रारंभ होता है। स्त्रवण संग्राहक नलिकाओं जो होती हैं वह मूत्र को लेकर मूत्रवाहिनी में जाती है, फिर मूत्रवाहिनी मूत्राशय में जाती है और मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर मूत्र को उत्सर्जित कर देता है। इस तरह से स्तनधारी प्राणियों में मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है, जो कि 3 चरणों से होके गुजरती है। पुनरावशोषण इसका दूसरा चरण है और इससे भी पहले होता है परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इन्हीं तीनों चरणों से होते हुए नेफ्रॉन के द्वारा रुधिर में से हानिकारक पदार्थों का स्त्रवण कर लिया जाता है। ये तो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अभी हमने पढ़ा वृक्क के बारे में। मनुष्य में वृक्क के अलावा भी अन्य उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि त्वचा। त्वचा भी एक प्रकार से उत्सर्जन अंग के तौर पर कार्य करती है, क्योंकि यहाँ पर श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है जो पसीने के रूप में जल का स्त्रवण, कुछ लवणों का स्त्रवण करती है। फेफड़े ये भी उत्सर्जन का ही कार्य करते हैं। शरीर में बनी CO2 गैस जो कि हानिकारक होती है उसे बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगर हम यकृत की बात करते हैं तो यकृत भी आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल के नाइट्रोजन विभाग व अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में सहायता करता है। प्लीहा यह भी एक प्रकार के उत्सर्जन अंग का कार्य करती है। अगर हम आंत्र की बात करें तो यह भी एक प्रकार के उत्सर्जन अंग की भांति कार्य करती है। अभी हमने पढ़े मानव के अन्य उत्सर्जी अंग, साथ के साथ किस तरह से ये पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वह यहीं पे समाप्त होता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है, एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो होता है अपोहन के बारे में। यानी कि अपोहन उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे संबंधित इसको हम ज़रूर कह सकते हैं। अब अपोहन क्या होता है उसके बारे में जरा सा हम पढ़ लेते हैं। अपोहन को हीमोडायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया तब काम में ली जाती है जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। यानी कि जब वृक्क अपना कार्य नहीं करते हैं तो रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और उन यूरिया युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम वृक्कीय विधि अपनानी पड़ती है और इसी प्रक्रिया को रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले रोगी के शरीर के किसी एक मुख्य धमनी में रक्त निकालकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें हेपारिन नामक
एक प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाया जाता है। यानी कि रोगी की किसी एक धमनी से रुधिर को निकालते हैं, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं और अब उस रुधिर में हेपरिन नामक एक प्रतिस्कंदन पदार्थ को मिलाते हैं। इसके बाद में इस मिश्रण में सेलोफोन स्तर द्वारा आस्तरित बहुत सी नलिकाओं द्वारा इसको गुजारा जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें सेलोफोन झिल्ली से बनी नलियाँ होती है जो कि एक कृत्रिम वृक्क के समान कार्य करती है। यह जो झिल्लियाँ होती है यह प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए अपारगम्य, लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल तथा खनिज आयनों के लिए पारगम्य होती है। और साथ के साथ इन झिल्लियों में एक अपोहन द्रव भरा रहता है। झिल्लियों द्वारा नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वे रुधिर में से निकल जाते हैं और अपोहनी द्रव में मिल जाते हैं, और इस तरह से रुधिर में से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वह निकल जाते हैं। इस क्रिया के पश्चात कृत्रिम वृक्क से रुधिर को निकालकर उसको शरीर के तापमान पे के बराबर करके उसमें एंटीहिपेरिन को मिला देते हैं और रोगी की शिरा में पुनः प्रवेश करा दिया जाता है। इस तरह से व्यक्ति के शरीर में से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को निकाला जाता है, तब जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं। आज उत्सर्जन तंत्र वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको आज के महत्वपूर्ण 2 प्रश्न दे देती हूँ। प्रश्न 1, अपोहन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। और प्रश्न 2, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।